हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि तुम्हारी अपनी मैम आ चुकी हैं। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो। वेरी गुड। अनिरुद्ध, काजल, मंजू, कशिश, गुडी अटेंडेंस लगा मिली इसमें पर में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्णतः सद विश्वास का सिद्धांत, यानी हर एक पार्टी हर एक चीज बताएगी एक दूसरे को। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अंशदान का सिद्धांत, कंट्रीब्यूशन, यानी अगर आप लोगों ने कोई भी बीमित व्यक्ति ने दो बीमा कंपनी से इंश्योरेंस कराया है तो दोनों बीमा कंपनी आपस में मिलकर के पेमेंट करती हैं। ठीक है। और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि केवल एक्चुअल लॉस को ही कंपनसेट किया जाएगा, मतलब वास्तविक हानि जितनी हुई है उसकी ही भरपाई बीमा कंपनी करेगी। कुछ भी मुनाफा नहीं कमा सकता है बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी से। ठीक है। ये वाला चीज था। और एक था बीमा योग्य हित का सिद्धांत, मतलब जब बीमा कराया जा रहा हो या जब लॉस हो रहा हो, दोनों ही समय बीमित व्यक्ति जो बीमा करवा रहा है उसका उसके सब्जेक्ट मैटर में, यानी जिस चीज का बीमा हो रहा है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, हित होना चाहिए। एक और था आप लोगों का कि लॉस को मिनिमाइज करने वाला, न्यूनतम हानि को न्यूनतम करना। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब हानि हो रही हो, जब दुर्घटना घटित हो रही हो, जब आग लग रही हो, तो उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक और सिद्धांत था जिसे कहते थे कि कॉजा प्रॉक्सिमा सिद्धांत, मतलब निकटतम कारण का सिद्धांत। ये क्या कहता था? ये कहता था कि पॉलिसी में लिखा रहता है कि किस वजह से लॉस होगा तो भरपाई की जाएगी। अगर वो वजह, वह कारण नहीं है दुर्घटना का घटित होने का, तो फिर भरपाई नहीं होगी। अग्नि बीमा कराया है, फायर इंश्योरेंस कराया है, लेकिन आग नहीं लगी है, चोरी हो गई है, तो चोरी से जो हानि होगी उसकी भरपाई बीमा कंपनी नहीं करेगी। तो बेटा मैंने आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा सा याद करवा दिया कि वो सारे सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है। ओके। तो चलो अब भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं अपनी। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि अभी नए नए ज्वाइन किए हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर आपके बैकलॉग हो गए तो उसको कवर कर लेना। अभी लाइव क्लास में हो तो लाइव क्लास में जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है व्यावसायिक सेवाएं। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम लोग इंश्योरेंस पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे, और आज भी हम लोग थोड़ा बहुत टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? व्यावसायिक सेवाएं हमारा चैप्टर का नाम है। और इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेटा क्या होगा? एक और प्रकार की सेवा होती है जो कि व्यावसायिक सेवा कही जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्पफुल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो है डाक एवं टेलीकॉम सर्विसेज, यानी पोस्टस डिपार्टमेंट वाली। पोस्ट हम लोग करते हैं ना, पोस्ट लेटर पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो वो डाक विभाग से होता है, पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू होता है। तो वो वाली सेवा पढ़नी है हमें। और टेलीकॉम सेवाएं, टेलीकॉम सेवाओं का मतलब होता है सूचना, इंफॉर्मेशन टेक्निक से जुड़ी हुई, जैसे कि इंटरनेट हो गया। ठीक है। ईमेल या मैसेज जब हम करते हैं, या फोन से जब हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से भेजते हैं, या हम अपने घर पर बैठ करके जब टीवी पर चैनल्स देखते हैं, जब हम वीडियो चैट करते हैं या वीडियो कॉलिंग की जाती है, तो ये क्या है? टेलीकॉम सर्विसेज के द्वारा होता है। तो जो सेटेलाइट बेस्ड सर्विसेज है उनको पढ़ना है, वो भी बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा रही हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग को, ऑनलाइन बिजनेस को, मोबाइल फोन्स के थ्रू बहुत सारे डिलीवरी वाले काम किए जा रहे हैं। तो बेटा टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक हमारा जो पहले छूट गया था उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। यानी क्या पढ़ने वाले हम लोग? एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चा बच्ची, वो होगा आप लोगों का बीमा के प्रकार। बीमा के यानी इंश्योरेंस के प्रकार, कितने तरह के बीमा होते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था, तो उसी से पहले स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद छोटा सा टॉपिक है अपना, बस पढ़ने का समझने का है ये वाला,
उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्वीटी का पहले क्वेश्चन आ गया कि मैम लोगे, ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बीमा के प्रकार। इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली आपको क्या पढ़ना है, मेनली आपको आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो मैं पढ़ाऊंगी। आपको क्या पढ़ना है, बीमा के 3 टाइप पढ़ने हैं। कौन कौन से, अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस पढ़ना है आप लोगों को, आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना है यानी जीवन बीमा, और आपको पढ़ना है एक समुद्रिक बीमा, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, समुद्र से संबंधित बीमा। ये आप लोगों को मेन कंटेंट पढ़ना है आपके क्लास 11th में। तो इसी बीमा से रिलेटेड हम चीजें पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले आज हम बात करते हैं जीवन बीमा की, लाइफ इंश्योरेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट बीमा पॉलिसी होती है जीवन बीमा। आई थिंक मुझे लगता है कि हर लोग कराते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो भी पर्सन्स होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जैसे एम्प्लॉयज जो हो गए, उनका भी जीवन बीमा कंपनीज कराती हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि जनरल पीपल जो है वो खुद ही पॉलिसी लेते हैं, अपने जीवन की बीमा कराते हैं, ताकि उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो आश्रित लोग हैं, परिवार जो है वो सुरक्षित जीवन जी सके, सेफ महसूस कर सके। अगर एक पर्सन जो बहुत एल्डर पर्सन है, या कह सकते हो कि सबसे बड़ा सदस्य है, जिसके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, या केवल एक सिंगल पर्सन है जो कि अर्न करता है, वो जब उसका क्या होगा, अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो परिवार का क्या होगा, सोचो जरा। अगर एक ऐसे पर्सन की जो फैमिली में सबसे ज्यादा अर्निंग करता है, अकेला पर्सन है जो कि अर्निंग कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, अभी उसके बच्चे छोटे हैं, तो ऐसे पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा। तो बेटा ऐसी अनिश्चितताओं को, ऐसी अनसर्टेनिटीज जो कि लाइफ के साथ लगी रहती है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई, तो इसको सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन को, कह सकते हो कि अपने जीवन को तो आदमी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अपने जो सगे संबंधी हैं, ठीक है, या जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए पर्सन की डेथ के बाद भी जीवन बीमा लोग कराते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो जीवन बीमा के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि जीवन बीमा कितने तरह से किया जा सकता है, मेन कौन सा है जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। जब सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो बीमा की विषय वस्तु है, बीमा किस चीज का करा रहे हैं, जीवन का, किसी व्यक्ति के जीवन का, यानी सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु अगर लाइफ हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जीवन बीमा लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो जीवन बीमा क्या होता है बेटा, जीवन बीमा क्या होता है इसको देख लो। यह एक ऐसा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है दो पर्सन के बीच में, एक तो बीमा कंपनी और जो एक बीमा करवा रहा है, उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बीमाकार प्रीमियम की एक मुफ्त राशि अथवा समय समय पर भुगतान की गई राशि के बदले में बीमाकृत को अथवा उस व्यक्ति को, देखो बीमाकार कौन है, बीमा कंपनी, यहाँ पर बीमा कंपनी की हम बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, बीमाकार से मतलब क्या है, बीमा कंपनी, बीमा करने वाली कंपनी, ठीक है। तो जो बीमा कंपनी है वो क्या करती है, प्रीमियम लेती है, किससे लेती है, प्रीमियम एक मुफ्त राशि होती है, एक अमाउंट होता है जो कि बीमा कंपनी चार्ज करती है, जिसका बीमा करवाया जा रहा है उससे, ठीक है। तो बीमाकार प्रीमियम की एक मुफ्त राशि अथवा समय समय पर भुगतान की गई राशि के बदले में बीमाकृत को, बीमाकृत यहाँ पर कौन है बेटा, बीमा करवाने वाला, जिस पर्सन ने पॉलिसी ली है उसे हम कह रहे हैं यहाँ पर। तो बीमा करने वाला, करवाने वाला को, अथवा उस व्यक्ति को जिसके हित में यह पॉलिसी ली गई है, मनुष्य के जीवन से संबंधित अनिश्चित घटना के घटने पर अथवा एक अवधि की समाप्ति पर बीमित राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। अब मैं बहुत सिंपल से शब्द में तुम्हें समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि इसको क्या कह सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये कौन है भाई, ये है हमारे
बीमा लेने वाला इंश्योर्ड पर्सन यानी बीमाकृत। इसको और क्या कह सकते हो, बीमाधारी भी बोल सकते हो हिंदी में। क्या बोल सकते हो, बीमाधारी, जिसने बीमा पॉलिसी ली है, अपने जीवन का बीमा कराया है। ये पर्सन जो है जिसने अपने जीवन का बीमा कराया है, ठीक है, हो सकता है कि अपने जीवन का ना करा करके अपनी वाइफ का भी करा सकता है, अपने वाइफ के लिए भी बीमा ले सकता है, पॉलिसी ले सकता है उसके जीवन के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, और ये कौन है, ये मान लो सपोज कर लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब एक कंपनी है, ये एक कंपनी है और इस कंपनी का एक एजेंट है, LIC का एजेंट है ये बेटा, समझ लो, सपोज कर लो कि एक बीमा कंपनी का ये एजेंट है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, ये पर्सन कौन हो गया, और ये कंपनी क्या हो गई, ये कंपनी हो गई बीमाकर्ता। बीमाकर्ता, या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, बीमा कंपनी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बीमा कंपनी बोल सकते हो। अब बीमा कंपनी खुद तो चल के आएगी नहीं बीमा करने के लिए, वो अपने किसी एजेंट को, किसी प्रतिनिधि को भेजेगी, ठीक है। तो भैया इन व्यक्ति ने इनसे कांटेक्ट किया और अपने जीवन का बीमा पॉलिसी ले लिया, अपने जीवन की बीमा पॉलिसी ले ली। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी एक प्रकार से एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिस पर लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा रहता है कि कितने अमाउंट तक का पैसा दिया जाएगा अगर किसी पर्सन का डेथ होता है। तो इसमें यह भी लिखा रहता है कि कितने साल का आप पॉलिसी ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मनोहर है, कौन है भैया, ये जो मनोहर है, ठीक है, मनोहर जो है बेटा, उसने क्या किया, उसने अपना 20 लाख का 20 लाख का क्या किया, पॉलिसी लिया है, कवरेज। ये याद रखिएगा, 20 लाख की पॉलिसी वैल्यू है, मतलब 20 लाख रुपया इसको मिलेगा जब इसकी डेथ हो जाए। कितने साल का लिया बेटा, अभी इसकी एज कितनी है, मान लो सपोज कर लो अभी ये 20 साल का है, केवल 20 इयर्स का है, ठीक है। और 50 इयर्स तक, मतलब 30 साल का, कितने तक का लिया इसने, 30 इयर्स का, 30 इयर्स तक, यानी उसकी एज कितनी हो जाएगी, 30 इयर्स के बाद 50 इयर्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी, 50 इयर्स हो जाएगी किसकी, मनोहर की एज। तो 50 साल तक का बीमा उसने कराया है कि उसकी एज अगर 50 साल तक हो जाए, यानी 30 इयर्स का बीमा पॉलिसी ली गई है, और पॉलिसी का अमाउंट कवरेज कितना कर रहा है, 20 लाख रुपए तक मिल सकता है। अब क्या हुआ है बेटा, मनोहर ने पॉलिसी ली, 50 साल कोई बहुत ज्यादा बड़ी एज तो होती नहीं है कि नेचुरल डेथ हो जाए आसानी से या अचानक से कोई मर जाए। जब तक अगर उसको कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तब तो मर सकता है। अगर बीमारी नहीं है तो 50 साल तक तो व्यक्ति जी ही सकता है ना, अगर उसका एक्सीडेंट ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मनोहर जो है वो 50 साल तक जीवित रहा, मनोहर 50 साल तक जीवित रहा, यानी 30 साल तक वो जो पॉलिसी लेने के बाद भी जीवित रहा, अलाइव रहा। तो मनोहर को कितना पैसा मिलेगा, मनोहर को कितना पैसा मिलेगा बताओ जरा। अगर मनोहर की डेथ नहीं हुई, मनोहर की डेथ नहीं हुई बच्चा लोग, 30 साल के बाद भी एट द एज ऑफ द 50 इयर्स मनोहर अलाइव रहा, जीवित रहा, तो क्या जीवन बीमा जो उसने कराया था एजेंट से, तो उसे कितना रुपया तक मिल सकता है, या कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ सोच करके। तौसिफ कह रहे हैं 0। ये देखो स्वीटी सबके नंबर, अब तुम लोग को पीटूंगी मैं, हाँ डाउट बाद में, पहले मेरे डाउट का। 0 मिलेगा, अच्छा प्रिया कह रही है मैम मिलेगा, हर को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। कितने अमाउंट तक मिल सकता है, आपका कहना है मिलेगा, क्या कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो ये सोच रहा है या उसका ये कहना है कि नहीं मनोहर को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ 0, अच्छा आर्यन कह रहे हैं 0, अच्छा गुड इवनिंग बच्चा, कुछ मिलेगा मैम, कुछ मिलेगा, अच्छा कुछ मिलेगा,
जीरो, स्वीटी कह रही है जीरो जीरो जीरो, 3 जीरो तुम लोग बना रहे हो, पिटोगे। कुछ नहीं भी नहीं मिलेगा। लो अभिषेक बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया, जीवन बीमा पॉलिसी में एक ही तो अच्छी बात है। पॉलिसी भी किस तरह की है? पॉलिसी भी इस तरह की है कि जीवन के लिए ली जा रही है, 30 साल तक की कवरेज कर रही थी और 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी का अमाउंट लिखा हुआ है। तो मनोहर को अगर 50 साल तक की एज तक वो जीवित रहता है, फिर भी पॉलिसी का जो अमाउंट है 20 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा, प्लस उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा, जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा, ब्याज का दर होगा, जो उसका जमा हो रहा था, वो भी उसको दिया जाएगा बोनस के फॉर्म में। यानी 20 लाख से उसको ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 30 साल तक वो प्रीमियम जमा करता रहा है। वो प्रीमियम जमा करता रहा है बेटा। वो प्रीमियम का अमाउंट कितना था जानते हो? प्रीमियम वो जमा कर रहा था 20 लाख के लिए, हर महीने नहीं, हर साल 10,000 रुपए। हर साल प्रीमियम का अमाउंट कितना था? प्रीमियम का अमाउंट हर साल 10,000 रुपए था। 10,000 रुपया हमेशा जमा करता रहा हर साल, ठीक है। और 20 लाख तक का उसको कवरेज मिलका पॉलिसी था, लेकिन 50 साल तक की एज तक वो जिंदा रहा। तो बेटा, बीमा, जीवन बीमा का ये सबसे बड़ा गुण होता है कि इसमें सुरक्षा के साथ साथ विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट भी होता है। आपका पैसा डूबेगा नहीं। आप जो 10,000 रुपया जमा कर रहे थे, वो तो आपका जमा हो रहा था, कवरेज था एक तरह से। पॉलिसी का जो अमाउंट था 20 लाख रुपया, वो तो आपको देना ही कंपनी देगी ही देगी, क्योंकि उसके बदले में आपसे वो अच्छा खासा पैसा ले रही है। और 30 साल तक आप पैसा दे रहे हो, जमा करते जा रहे हो, बाकी जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी देगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 20 लाख प्लस इंटरेस्ट जो बनेगा वो मनोहर को दे दिया जाएगा 30 साल के बाद, यानी उसकी एज हो जाएगी जब 50 साल तब, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये याद रखना बच्चा बच्ची कि जीवन बीमा अगर आप कराते हो तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि आपके लोग, आपके आश्रित सुरक्षित महसूस करेंगे। चलो, मनोहर को हमने मार दिया, मनोहर का हमने एंड कर दिया, काम तमाम कर दिया। मनोहर जा रहे थे घूमने के लिए और उन्होंने 20 साल के थे बेटा, लेकिन 25 साल में वो घूमने निकल गए थे। 25 इयर्स में अचानक से पहाड़ से उनकी गाड़ी नीचे चली गई, गिर गई और भयानक हादसे में, दुर्घटना में, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मनोहर नहीं रहे, अब मनोहर नहीं रहे हैं, मर गए। तो क्या 25 साल की एज में, यानी 5 साल तक ही प्रीमियम दिया है 10,000 रुपया, मनोहर को कितना मिलेगा? मनोहर को क्यों मिलेगा? मनोहर मर चुके हैं। मनोहर ने का 25 साल में, चलो 24 साल में मनोहर ने शादी कर ली थी, ठीक है। 24 साल में मनोहर की शादी हो गई थी और अकेले अपनी वाइफ को नहीं ले गए थे वो, जब वो घूमने जा रहे थे तो अकेले निकल गए थे और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो अचानक उनकी डेथ हो गई। तो क्या यहाँ पर कितना अमाउंट जीवन बीमा पॉलिसी से उनको मिलेगा, उनके वाइफ को, जो कि नॉमिनी थी, जिनके नाम पर उन्होंने लिख दिया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये मैं नॉमिनी है इस पॉलिसी की। अब बताओ कि मनोहर की वाइफ को क्या कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिल सकता है? जल्दी बोलो। 20 लाख मिलेगा। अरे वाह, स्वीटी कह रही है कि मैम 10,000 रुपया ही दिया है, 5 साल ही दिया है, लेकिन स्वीटी का कहना यहाँ पर यह है कि मनोहर की वाइफ को, जो कि मनोहर अब नहीं रहे, लेकिन पॉलिसी कितने तक की ली गई थी, कवरेज रिस्क कितना कवर करने के लिए ली गई थी, 20 लाख तक का अमाउंट मनोहर की वाइफ को दे दिया जाएगा, क्योंकि मनोहर जी नहीं रहे। तो बच्चा कितना बढ़िया है ना। अगर आपको मान लो, वैसे तो डेथ नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी लॉस होती है, लेकिन क्या करें, लॉस हो गया, मनोहर नहीं रहे, फिर भी मनोहर की वाइफ को कम प्रीमियम अदा करके भी 20 लाख तक का अमाउंट मिल गया। तो इस प्रकार से एटलीस्ट मनोहर की वाइफ अपने आगे के जीवन को जी सकेंगी, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के बेटा कहीं ना कहीं जीवन बीमा कराते हो तो जीवन की रक्षा तो होती ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर मनोहर नहीं मरते, 30 साल तक चलती रहती पॉलिसी, प्रीमियम जमा होता रहता, तो भी मनोहर को एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स उनको पैसा मिलता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझ में आई। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। यदि व्यक्ति की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो यह बीमा उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। सेम चीज मैंने बताया कि अभी 30 साल तक पॉलिसी चलनी थी, लेकिन मनोहर की डेथ हो गई 25 साल में ही, 5 साल बाद ही। तो मनोहर की वाइफ को, उसके परिवार को सुरक्षा मिली और कवरेज पॉलिसी का जो भी अमाउंट था वो दे दिया गया। ठीक है, तो ये देखो, फिर व्यक्ति के बूढ़ा हो जाने पर जब उसकी आय अर्जन क्षमता कम हो जाती है तो उसे पर्याप्त राशि का भुगतान मिलता है। बेटा अगर मान लो उसकी मृत्यु नहीं होती है, मनोहर अगर नहीं मरे होते, 50 साल तक जीवित रहते, तो 50 साल में वो बुढ़े हो चुके हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट 20 लाख रुपया उनको मिल रहा है। तो फिर बुढ़ापे का सहारा भी बन जाती है LIC कभी कभी। ठीक है, जीवन बीमा निगम या जो आप अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन यानी आपके बुढ़ापे का सहारा भी बन सकती है। ठीक है, तो बीमा केवल सुरक्षा ही प्रदान नहीं करता है, बल्कि जीवन बीमा के केस में होता है ऐसा, ये सिर्फ सुरक्षा या सेफ्टी सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है, ये विनियोग भी कर रहा है, हमारी बचत को बढ़ा भी रहा है। ठीक है, बल्कि ये एक प्रकार का निवेश भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। हम पैसा जमा कर रहे हैं, प्रीमियम जमा कर रहे हैं, और हमें एक समय के बाद अच्छी खासी राशि, पॉलिसी का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, क्योंकि बीमाकृत को उसकी मृत्यु पर अथवा एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक निश्चित राशि लौटा दी जाती है बच्चा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको पैसा मिलता है। अच्छा, फायर इंश्योरेंस कोई कंपनी मतलब फायर इंश्योरेंस कोई करा रहा है, फायर अगर नहीं लगी तो कुछ पैसा मिलता था क्या? अगर मान लो कि अग्नि बीमा कराया गया और अग्नि से दुर्घटना घटित नहीं हुई, इवेंट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, तो क्या फायर इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देती है? यस या नो? इसका आंसर करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करके इसको बताओ कि क्या फायर इंश्योरेंस अगर करवाता है कोई बिजनेसमैन और आग ना लगी हो तो क्या कुछ पैसा मिलता है? क्या इंश्योरेंस का जो पॉलिसी का अमाउंट है वो दिया जाता है कंपनी के द्वारा? नो मैम, नहीं नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नहीं मिलता है। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका पैसा, आपका प्रीमियम जो आप दे रहे हो, साल भर तक आपने दिया, वो डूब जाता है। वो सिर्फ आपको सुरक्षा दे रहा है बेटा। फायर इंश्योरेंस, सामान्य बीमा आपको सुरक्षा देता है कि अगर कोई हानि होती है तब वो पैसा देंगे, हानि नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा, आपका प्रीमियम वापस नहीं होगा। लेकिन जीवन बीमा में क्या हो रहा है, जीवन बीमा में सुरक्षा के साथ साथ निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपकी मृत्यु अगर पहले हो गई तो मृत्यु के टाइम मिल जाएगा, डेथ के समय मिल जाएगा, और अगर डेथ नहीं हुई तो पॉलिसी का जो जितना ड्यूरेशन है, जितनी अवधि है, उस अवधि के एंड होने पर आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रीमियम एक तरह से डूबता नहीं है और पॉलिसी का अमाउंट आपको वापस मिलता है। चलो, इसके बाद देखो बेटा, जीवन बीमा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कई टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। एक एक टाइप हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले होता है बेटा नहीं, क्या क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक के तत्व होते हैं। वैध का मतलब वैलिड, कानूनी तौर पर वैलिड होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। जो आपका बीमा करने वाली कंपनी है वो फ्रॉड नहीं करे, बीमा के जितने सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों का यूज किया जा रहा हो दोनों ही पार्टी के द्वारा, तभी जाकर के हम ये कहेंगे कि जो बीमा लिया गया है, जो पॉलिसी ली गई है जीवन बीमा, वो वैलिड या कानूनी है। ये अनुबंध, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पूर्ण सदविश्वास का अनुबंध होता है बच्चा बच्ची।
पूर्ण सदविश्वास का मतलब है कि दोनों पार्टी, बीमा करने वाला और बीमा कराने वाला, दोनों ही क्या है, दोनों एक दूसरे को सारी बातें बताएं। जैसे कि अगर आपको कोई रोग है, कोई डिजीज है, आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो इसके बारे में बीमा कंपनी को बताना होगा आपको। साथ ही बीमा कंपनी को ये बताना होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो कब वो आपको पैसा देगा और कब पैसा नहीं दे सकता है, क्या कंडीशन होगी, यानी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी बातें एक दूसरे को बतानी पड़ेगी जब बीमा लिया जा रहा है उस टाइम। जीवन बीमा में बीमाकृत का बीमित जीवन में बीमोचित स्वार्थ का होना आवश्यक है। बेटा ये जरूर है कि अगर आप अपने जीवन का बीमा करा रहे हो जिस टाइम, उस टाइम ऐसा ना हो कि आपको अपने जीवन से प्रेम नहीं है, या जिसका भी आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसको आप जानते नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस किसी भी पर्सन का करा रहे हो तो उसमें आपका हित होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी लेते समय, ठीक है। जीवन बीमा जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्षतिपूर्ति का प्रस्तावना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब जीवन बीमा में एक सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि वास्तविक हानि को, एक्चुअल लॉस को ही दिया जाएगा बीमा कंपनी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फायर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, ठीक है बेटा, और आपने कराया है मान लो कि 2 लाख का, 2 लाख का पॉलिसी अमाउंट है। आग लगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, आग लग गई, 1 ईयर का कराया था, आग लग गई है, और लॉस कितना हुआ है बेटा, लॉस कितना हुआ है, एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है केवल 1 लाख रुपए। तो बीमा कंपनी कितना देगी, ओनली 1 लाख देगी, ठीक है, ओनली 1 लाख रुपीस देगी बीमा जो बीमा करवा रहा है उसको, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि केवल एक्चुअल लॉस, वास्तविक हानि को ही बीमा कंपनी देती है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत तो समझ गए, अब जरा ये बताना, मनोहर, मनोहर की जीवन की कीमत बताओ मुझे, मनोहर की जीवन की कीमत बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी बता दो सबके सब कि मनोहर की लाइफ की वैल्यू की कीमत क्या है, उसकी लाइफ की वैल्यू क्या है, बताओ मुझे, कितने का है मनोहर, मनोहर कितने का है। अगर मनोहर की डेथ हो जा रही है तो मनोहर की वैल्यू कितने की है, जल्दी बताइए। हाँ डाउट करूंगी, चेक, रुको पहले तुम चुपचाप, पहले मनोहर का जल्दी से कीमत बताओ। 20, उसके जीवन की कीमत बता सकते हो। अभी मैं तुम लोगों से पूछूं कि मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है, मेरी कीमत बताओ, तो बता दोगे 20 लाख, मैम 10 लाख, मैम 2 रुपया, मैम 1 रुपया है। मतलब ये सोचो यार, किसी किसी इंसान की क्या कोई कीमत हो सकती है। मनोहर अमूल्य है, कितने दुष्ट हो तुम लोग, मैं तुम लोगों ने बहुत मारूंगी। अमूल्य है, इतना ज्यादा अमूल्य है कि इसकी कीमत लगा ही नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपने परिवार के लिए, खुद के लिए बहुत कीमती होता है। एक ऐसा, हम तो यही तो कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति का मूल्य नहीं बता सकते हैं, उसका वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता बता नहीं सकते हैं, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते हैं। ये देख लो 7 करोड़ हैं, दुष्ट नहीं तो। तो कुल मिलाकर के यहाँ मनोहर अमूल्य है बेटा, इसीलिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू ही नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक हानि को मापा ही नहीं जा सकता है। तो जो भी पॉलिसी का अमाउंट होगा, जो भी पॉलिसी का अमाउंट होगा वो तो पूरा का पूरा दिया ही जाएगा,
क्योंकि इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू ही नहीं होता है, वास्तविक हानि को मापा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर 20 लाख की पॉलिसी ली है तो 20 लाख पूरा मिलेगा, 10 लाख की ली है तो 10 लाख पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख की जगह पर अरे मनोहर की कीमत 10 लाख नहीं है, मनोहर की कीमत 8 लाख है, 8 लाख दो इसको। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक हानि को हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? हाँ, तो कभी भी ये गलती मत करना कि अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि किस बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो आप लिखोगे जीवन बीमा में। जीवन बीमा में हम एक्चुअल लॉस को, वास्तविक हानि को माप नहीं सकते हैं, इसीलिए पूरा का पूरा जो पॉलिसी का अमाउंट होता है वह दे दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, उतना अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, चलो तो पहला है बेटा हम लोग थोड़ा सा, और जीवन बीमा पॉलिसी कितने तरह की हो सकती है, किस तरह कौन कौन से टाइप की हो सकती है उसको पढ़ते हैं। तो पहला है बेटा आजीवन बीमा पॉलिसी। आजीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है? होल लाइफ पॉलिसी। मतलब मनोहर, ठीक है, मनोहर जो है बच्चा बच्ची, उसने एक पॉलिसी लिया, एक टाइप ऑफ पॉलिसी लिया, होल लाइफ पॉलिसी, आजीवन बीमा पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मनोहर जब तक जीवित रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिलेगा। मतलब एट द एंड ऑफ द मनोहर अगर जब मर गया या उसकी डेथ हो गई, तो मृत्यु के समय यानी डेथ के टाइम ही पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। ये याद रखिए। आजीवन बीमा का मतलब होता है कि जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक पैसा नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये पॉलिसी तब तक चली, मालूम मनोहर 70 साल तक जी रहा है, 70 साल तक मनोहर जी रहा है, तो 70 साल के बाद अगर मनोहर की मृत्यु होती है तब ही उसके परिवार के लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो क्या 70 साल तक मनोहर प्रीमियम देता रहेगा? क्या 70 साल तक मनोहर को देना पड़ेगा, प्रीमियम का भुगतान करता ही रहना पड़ेगा? और मनोहर ने सिर्फ पॉलिसी ली है 20 लाख की, ठीक है, 20 लाख की ली है, और आप कह रही हैं कि 70 साल तक मनोहर जिंदा रहता है, 70 साल के बाद अचानक से उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या मतलब पूरे 70 साल तक जब तक वो रह रहा है, उसने 30 साल का था तब उसने पॉलिसी लिया था, तो क्या तब तक वो बेचारा 10-10 हजार रुपया हर साल देता रहेगा? तो उसको क्या बचेगा, उसको क्या मिलेगा मैम? इसमें तो उसका चला जाएगा। नहीं बेटा, इसके साथ एक खूबी होती है। इसके साथ खूबी ये होती है कि जब पॉलिसी ली गई थी तो 30 ईयर्स के लिए, मतलब 30 ईयर्स तक प्रीमियम अदा करेगा, ठीक है, 30 साल तक प्रीमियम देता रहेगा 10-10 हजार रुपए, और उसके बाद प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। और जब व्यक्ति की डेथ होगी, जब मनोहर की डेथ होगी, उस टाइम उसके घर वालों को पॉलिसी का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाएगा। तो प्रीमियम जीवन भर नहीं देना है, प्रीमियम एक समय सीमा तक देना है, और आपको पॉलिसी का अमाउंट कब मिलेगा? आपकी डेथ पर ही मिलेगा। ये याद रखिएगा। इसे कहते हैं आजीवन जीवन बीमा पॉलिसी, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, एक बार चेक कर लेती हूँ, वरना तुम लोग चिल्ला चिल्ला करके ना पूरे गुड कुछ हो नहीं। हस्बैंड और वाइफ में भी बेटा, इसलिए वो बीमा का अमाउंट अब तुम लोग मतलब अगर लगातार के घर वालों, आजीवन समझ गए? आजीवन का मतलब क्या होगा कि जब मृत्यु होगी, जब डेथ होगी, तभी दिया जाएगा पॉलिसी का अमाउंट। ये याद रखो, प्रीमियम एक सर्टेन टाइम तक पे किया जाता है बीमाधारी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। बंदोबस्ती का मतलब होता है एंडोमेंट, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बंदोबस्ती मतलब इसमें ये लिखा गया है कि मृत्यु, ठीक है, मतलब कुछ भी बेटा, इसमें ये याद रखना कि जब
20 साल का मतलब पॉलिसी, यहाँ पे टाइम फिक्स रहता है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक पूरा कंप्लीट हो गया तो बीमा का अमाउंट दे दिया जाएगा, पॉलिसी का अमाउंट दे दिया जाएगा पर्सन को, अगर उसकी डेथ नहीं होती है तब भी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 20 साल पूरा हो गया तो 20 साल पूरा होने पर दे दिया जाएगा। वेट नहीं करेंगे कि पर्सन जब मरेगा तभी उसको पैसा दिया जाएगा, उसके घर वालों को नहीं। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें अगर मान लो पॉलिसी का जितने समय तक चल रही है, अगर उतने समय तक पूरा होने के बाद भी पर्सन की डेथ नहीं होती है तो पॉलिसी पूरा होने के बाद, अवधि पूरा होने के बाद पॉलिसी का अमाउंट घर वालों को, बल्कि उस बीमा वाले व्यक्ति को ही दे दिया जाता है। जैसे मनोहर मान लो 20 साल तक जीवित रहा, चलता रहा, तो फिर क्या है, मनोहर को पैसा मिल जाएगा, पॉलिसी का अमाउंट उसको मिल जाएगा। अगर मनोहर 20 साल पहले ही मर गया, ठीक है, यानी 20 साल पूरा नहीं हुआ था पॉलिसी का और उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो डेथ के टाइम उसको दे दिया जाएगा, उसके घर वालों को पैसा दे दिया जाएगा। इसे कहते हैं बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद आता है संयुक्त बीमा पॉलिसी, ज्वाइंट इंश्योरेंस। ये क्या होता है, जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, या कोई दो पार्टनर हो, दोनों ने क्या है आपस में मिलकर के बीमा करवाया, दोनों ही की लाइफ को कवर, अगर जो बीमा करता है, दोनों की लाइफ को जो बीमा कवर करता है उसको बोलते हैं संयुक्त बीमा पॉलिसी। जैसे मनोहर मनोहर और उसकी वाइफ लीला, मनोहर और उसकी वाइफ लीला, ठीक है, दोनों ने क्या किया था, मनोहर ने एक संयुक्त बीमा पॉलिसी ली, संयुक्त बीमा पॉलिसी ली, ठीक है, पॉलिसी। अब यहां पर देखो ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी थी, मुझे थोड़ा सा समझाना बच्चा, तुम लोग समझाना भी मुझे इस बात को। मनोहर और जो लीला थे आपस में बहुत झगड़ा करते रहते थे, बहुत लड़ाई करते थे, बहुत झगड़ा करते थे। फिर क्या हुआ, लीला ने मनोहर को छोड़ दिया, लीला ने मनोहर को छोड़ दिया और भाग गई, मतलब भाग गई मतलब इन द सेंस की छोड़ करके कहीं और चली गई। मनोहर जो है उसने ज्वाइंट पॉलिसी ली थी, अपना भी बीमा, एक ही बीमा में, एक ही बीमा पॉलिसी में दो व्यक्तियों का कवर हो रहा था, लीला का भी और मनोहर का भी। ठीक है, मनोहर बकायदा पॉलिसी चला रहा था, सेपरेशन के बाद लीला छोड़कर चली गई और डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, ठीक है, कागज भिजवा दिया, मनोहर ने कागज पे साइन कर दिया, ठीक है, बात खत्म, दोनों का संबंध खत्म हो गया, रिलेशन खत्म हो गया, इनका इनसे मतलब नहीं रहा, इनका इनसे मतलब नहीं रहा। पॉलिसी चल रही थी, पॉलिसी ली थी मनोहर ने, मनोहर को जब लीला बहुत ज्यादा पसंद थी उस टाइम पॉलिसी ली गई थी। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनना, लीला की अचानक डेथ हो गई, लीला की अचानक डेथ हो गई, हाँ, लीला की डेथ हो गई। मनोहर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा है, झंझट पूरी तरह से दुनिया से चली गई, मेरे जीवन से भी गई और दुनिया से भी गई। अब मुझे बताओ, क्योंकि दोनों का तलाक तो हो चुका था, दोनों का सेपरेशन तो हो चुका था, लीला पहले ही मनोहर की जिंदगी से जा चुकी थी, तो क्या बीमा कंपनी मनोहर को कुछ पैसा देगी? क्या बीमा जो कराया गया था, बीमा पॉलिसी जो ली गई थी, लीला के जीवन का भी बीमा कवर हो रहा था, ठीक है, तो क्या पॉलिसी का अमाउंट मनोहर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा मैम, सलोनी कह रही है। अच्छा कुणाल, और बताओ, सलोनी के अलावा और बताओ। लीला छोड़ करके चली गई और उसके बाद लीला की डेथ हो गई है, लेकिन संयुक्त बीमा पॉलिसी ली गई थी, जिस पॉलिसी में ये कहा गया था कि अगर दोनों में से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पॉलिसी का अमाउंट दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी होती है संयुक्त बीमा पॉलिसी। शायद मैम नहीं, नैन्सी कह रही है। खुशबू कह रही है नो मैम। राजा कह रहा है मिलेगा मैम। अच्छा, नहीं देगी मैम, क्योंकि वह उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, कंपनी की नहीं, प्रतिभा कह रही है।
नहीं देगी मैम का मतलब क्या हुआ? नहीं देगी मैम या नहीं, कॉमा लगाओ बच्चा ताकि मुझे समझ में आए। बेटा संयुक्त बीमा पॉलिसी थी, मनोहर और लीला का तलाक तो हो गया, लेकिन मनोहर ने और लीला ने पॉलिसी एंड नहीं की थी। पॉलिसी चल रही थी, मनोहर और लीला दोनों मिलकर के प्रीमियम अदा कर रहे थे। चलो लीला नहीं कर रही थी, लीला तो एकदम बात ही नहीं करना चाहती थी मनोहर से, तो लीला ने प्रीमियम देकर प्रीमियम में कुछ पैसा नहीं दे रही थी, लेकिन मनोहर ने लिया था, तो मनोहर बकायदा पॉलिसी चला रहा था, प्रीमियम पे करता जा रहा था लीला से अलग होने के बाद भी। मतलब ये पॉलिसी जीवित थी, पॉलिसी नहीं मरी थी, पॉलिसी चल रही थी, लीला छोड़ के गई थी। तो मनोहर को लीला की मृत्यु पर भले उनका संबंध खत्म हो गया हो, फिर भी मनोहर को पैसा मिलेगा। जो 50 लाख रुपए की पॉलिसी ली गई थी, दोनों की कंबाइंड, दोनों के जीवन को कवर कर रही थी, 50 लाख रुपया। मनोहर खुश क्यों हुआ था, पूछे नहीं मुझसे। मनोहर खुश इसीलिए हुआ था कि लीला तो गई ही, जीवन से भी गई, दुनिया से भी गई, और 50 लाख रुपया भी मुझे मिल गया। अभी पॉलिसी चली रही है और 50 लाख रुपया भी मुझे मिल गया, तो इसीलिए खुश था। इसीलिए खुश था वो। समझ में आ रहा है कि इतना दुष्ट है मनोहर, और उसके बाद लीला की पॉलिसी लेकर के दूसरी शादी कर चुका है। अब तक दूसरी शादी करके एकदम खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा है, और उसके बाद ही तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये याद रखिए कि एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के ले सकते हैं, और दोनों के जीवन या दोनों 2 से अधिक लोगों के जीवन को कवर करती है। जिसकी भी मृत्यु हो जाती है पहले, उसके फिर दूसरे पर्सन को सारी पॉलिसी की अमाउंट मिल जाता है, अगर वो टाइम टू टाइम प्रीमियम पे होता रहता है तो। भले सेपरेशन हो जाए, भले पार्टनरशिप खत्म हो जाए, फिर भी अगर पॉलिसी चल रही है, प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो फिर पॉलिसी का अमाउंट जो भी पर्सन्स बचे हैं उनमें बांटा जाएगा या उनको दिया जाएगा। ये है संयुक्त बीमा पॉलिसी। जनरली परिवार के सदस्य में हस्बैंड वाइफ लेते हैं, बिजनेस में पार्टनर्स लोगों का कराया जाता है, इस तरह की पॉलिसी होती है। ठीक है, चलो मैम मुझे डाउट में आपने नहीं, कुलदीप मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है बेटा। डाउट में जब ब्लॉक करते हैं ना तो कुछ इस तरह से दिखता है, ये आता है बेटा। मैं गलती से भी ये वाला नहीं टच करती हूँ, मैं जब भी करती हूँ ये वाला टच करती हूँ, और यहाँ टच करने पर आप ब्लॉक नहीं होते हो। आप ब्लॉक कब हो रहे हो, जब आप चैट्स करते हो तो बीएम अगर मैं चल नहीं सब कुछ है, उसमें होता है क्या, ब्याज बहुत कम देती है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या कुछ और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ब्याज बहुत ज्यादा होता है। और एलआईसी में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आप एलआईसी करवा के बहुत ज्यादा फायदा कमा लोगे, क्योंकि ब्याज की रकम बहुत कम होती है। अगर आप जीवित रहते हो तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा खासा प्रीमियम जो है वो लंबे समय तक कंपनी आपसे वसूल करती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, पॉलिसी ली बहुत ज्यादा, हर महीने 20,000 दिया जाता रहे जब तक मैं जीवित रहूं। ठीक है, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझको ये इतना इतना पैसा हर महीने मिलता रहे। हर महीने 20,000 अमाउंट ना हो, डिलीट सिर्फ आपके सिक वृत्ति पॉलिसी। चलो अब यहाँ पर देखो, वार्षिक वृत्ति पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। वार्षिक वृत्ति पॉलिसी क्या होता है बेटा, कौन लोग लेते हैं, वो लोग लेते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या रिटायर होने के बाद उनको एक सुरक्षा चाहिए होती है, लगातार हर महीने पेंशन की तरह उनको पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो एन्युटी पॉलिसी लेते हैं। मतलब क्या होता है इसमें, इसमें होता है कि मैं जब 50 साल का हो जाऊं तो मुझे पॉलिसी का पूरा अमाउंट ना मिले, बल्कि हर महीने मुझे 10,000 या हर महीने मुझे 20,000 रुपया दिया जाए, टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में। इसे कहते हैं एन्युटी पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक आदमी ने पॉलिसी 30 साल का था, 30 ईयर्स का था, तब उसने एक पॉलिसी ली थी, वार्षिक वृत्ति पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी। ठीक है,
कितने अमाउंट की थी बेटा? 50 लाख की थी। पॉलिसी का अमाउंट कितना था? 50 लाख था। ठीक है, 50 लाख की पॉलिसी ली थी और उसमें ये भी मेंशन किया था कि 50 साल जब मैं पूरा हो जाएगा मेरा, तो फिर मुझे पूरा 50 लाख एक साथ नहीं चाहिए। मुझे पूरा 50 लाख एक साथ नहीं चाहिए। 30 साल के बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मुझे हर महीने 20,000 दिया जाता रहे जब तक मैं जीवित रहूं। ठीक है, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझको ये इतना इतना पैसा हर महीने मिलता रहे। तो इसे कहते हैं वार्षिक वृत्ति पॉलिसी। और इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा? इसका उद्देश्य होता है कि जैसे कि मान लो कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो प्राइवेट में आप सब जानते हैं कि पेंशन वेंशन तो खत्म ही हो गया, सरकार में भी खत्म हो गया एक तरह से। तो ऐसे लोग अपना यंग टाइम में जब वो काम कर रहे होते हैं तभी वो पॉलिसी लेते हैं और एक सर्टेन एज कंप्लीट करने के बाद वो ये चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिसी का अमाउंट है वो इकट्ठा ना मिले, बल्कि कैसे मिले? थोड़े थोड़े पार्ट में हर महीने उनको दिया जाए। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। यही बात है, वो 15 साल वाला बच्चा, ठीक है, पेरेंट्स लेते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम पे करते रहते हैं कंपनी को। और जब बच्चे एक सर्टेन एज को क्रॉस कर लेते हैं, जैसे 18 साल, 20 साल, 25 साल, तो उसके बाद जो अमाउंट होता है प्रीमियम पॉलिसी का अमाउंट, वो दे दिया जाता है। और साथ में बेटा ये भी उसमें लिखा रहता है इस तरह की पॉलिसी में कि पॉलिसी लेने का आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्या आप किसी बच्चे के लिए उसका जीवन का बीमा करा रहे हो? तो क्या आप वो पढ़ाई के लिए करा रहे हो कि इतने एज का हो जाएगा तो उसको पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिल जाए? या उसकी शादी के लिए आप सोच रहे हो कि वो उतने साल की हो जाए तो उसकी शादी में इतना पैसा खर्चा हो जाएगा? ठीक है, तो इसलिए कराया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर कई सारी चीजें देख ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिसी देख लिया। बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा इतना घुसने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको हेडिंग लिखा है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ पॉलिसी आपको एक दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर दोगे, काम चलेगा। करके चले आप मृत्यु हो, इस डर है कि आपकी एक बिजनेस होता है, आओगे लिखोगे भाई तो आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है बच्चा? इसके बाद दूसरा जो टाइप होता है बीमा का जो आपको पढ़ना है वो है फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा। अग्नि बीमा कौन लोग कराते हैं? अग्नि बीमा नॉर्मली एक बिजनेस पर्सन्स कराते हैं, व्यवसायी लोग कराते हैं अपने सामान की सुरक्षा के लिए। और फायर से अगर उनको कोई डर है कि आग लग सकती है, घटना घटित हो सकती है, तो वो अपने गुड्स का, अपने सामानों का, अपनी वस्तुओं का बीमा करा लेते हैं। अग्नि बीमा मतलब जो दुर्घटना का कारण हो वो अग्नि यानी फायर होना चाहिए। ठीक है, तो अग्नि बीमा एक ऐसी प्रसंविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें बीमाकार प्रीमियम के प्रतिफल के बदले में पॉलिसी में वर्णित राशि, पॉलिसी में जो राशि मेंशन है वही अमाउंट दिया जाएगा, या एक्चुअल लॉस, ठीक है, वास्तविक हानि जो भी कम होगी वो दी जाएगी। ठीक है, एक निर्धारित अवधि के दौरान आग से होने वाली क्षति की पूर्ति का दायित्व लेता है। अग्नि बीमा में कौन कौन से तत्व या एलिमेंट होने चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत लागू होने चाहिए? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बीमे की विषय वस्तु में बीमा योग्य का हित होना बहुत जरूरी है। मतलब जिस चीज का आप बीमा करा रहे हैं वो आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पर अगर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, हित होना चाहिए, आप उस सामान से आपका लगाव होना चाहिए। जीवन बीमे के समान अग्नि बीमा में भी पूर्ण सद्भावना का सिद्धांत होता है। मतलब हर एक चीज पॉलिसी से रिलेटेड एक दूसरे को बतानी होगी, बीमा कंपनी को भी और बीमा करवाने वाले को भी। अग्नि बीमा अनुबंध पूर्णतः क्या है? क्षतिपूर्ति का अनुबंध है बेटा। मतलब वास्तविक हानि, एक्चुअल लॉस को ही बीमा कंपनी देगी। आपने 10 लाख का बीमा कराया है लेकिन लॉस आपको केवल 5 लाख का हुआ है तो 5 लाख रुपया ही आपको मिलेगा। ये नहीं कि पॉलिसी का अमाउंट था 10 लाख तो आपको 10 लाख मिले, नहीं, सिर्फ वास्तविक हानि तक ही बीमा कंपनी देती है अग्नि बीमा के केस में। बीमाकार क्षति की पूर्ति केवल उस स्थिति में ही करेगा जबकि क्षति हानि निकटतम कारण से हुई हो, यानी आग लगने से। ठीक है, जो निकटतम कारण लिखा होगा पॉलिसी में, उसी कारण से अगर घटना घटित हो रही है, लॉस हो रहा है, तभी बीमा कंपनी पैसा देगी, क्षतिपूर्ति करेगी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें अग्नि बीमा में लागू होती हैं। फायर इंश्योरेंस सामान्यतः 1 साल के लिए लिया जाता है, 1 साल के लिए चलता है, और अगर 1 साल तक कोई घटना घटित नहीं हुई, कोई लॉस नहीं हुआ, तो फिर प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वो वापस नहीं मिलता है, पॉलिसी का अमाउंट जो भी है आपको नहीं मिलता है। मतलब एक प्रकार से कोई भी विनियोग या इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, निवेश नहीं होता है, सिर्फ सुरक्षा देता है ये। इसके बाद क्या है बच्चा? इसके बाद आता है सामुद्रिक बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जो कि जिनको परिवहन यानी यातायात जो होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है ना, सी के दौर के पे समुद्रों से जाता है, जहाज से जाता है, तो बहुत रिस्क होता है व्यापारियों को। जब समुद्र के माध्यम से जब कोई सामान पहुंचाया जाता है किसी देश के दूसरे देश के बंदरगाहों पर, तो फिर डर लगा रहता है कि कहीं नष्ट ना हो जाए, जहाज कहीं बर्बाद ना हो जाए, कुछ डाकू लोग अटैक ना कर दें, है ना, या पानी की वजह से कोई घटना घटित ना हो जाए। तो ऐसे में व्यापारी लोग क्या करवाते हैं? सामुद्रिक बीमा करवाते हैं, मरीन इंश्योरेंस कराते हैं। मरीन इंश्योरेंस भी होता है बेटा 3 तरह का होता है। किस किस चीज का होता है? जैसे देखो यहाँ पर जहाज का होता है, माल का होता है और भाड़े का होता है। जहाज का मतलब हल, जहाज को क्या कहते हैं? हल कहते हैं यहाँ पर। जैसे जहाजी कंपनी जो होती है, जहाज वाली कंपनी, शिपिंग कंपनी, वो अगर उसके जहाज में कोई बर्बादी हो जाए, कोई होल हो जाए, पानी घुस जाए, तो जहाज नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या होता है? जहाज का इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हल इंश्योरेंस। ठीक, इसके बाद होता है माल। माल में कार्गो कहते हैं इसको बेटा, कार्गो। क्या कहते हैं माल को? यहाँ पर कार्गो, कार्गो। ठीक है, समुद्र के रास्ते पर जो माल या जो सामान पहुंचाया जाता है उसको कार्गो कहा जाता है। कार्गो का इंश्योरेंस भी कराया जाता है समुद्री बीमा में। अगर मान लो जो माल ले जा रहे हैं, जो वस्तु ले जा रहे हैं, वो नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, समुद्री लुटेरे या डाकू लोग उसको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, तो ऐसे में जो सामान नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, उसका मुआवजा कैसे मिलेगा? उसके लिए कार्गो इंश्योरेंस कराया जाता है समुद्र इंश्योरेंस में। भाड़ा, भाड़ा का मतलब फ्रेट, भाड़े का भी इंश्योरेंस होता है। अगर जहाज से सामान जा रहा है समुद्र के रास्ते से और नहीं पहुंच पाया, किसी कारण से नहीं पहुंच पाया टाइम पर, तो फिर जिसका सामान है वो तो भाड़ा देगा नहीं जहाजी कंपनी को। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाज वाली कंपनी भाड़े का इंश्योरेंस कराती है भैया, कि अगर समुद्र से हानि की वजह से भाड़ा नहीं मिल पाया तो हमें भाड़ा हमें मिल जाए, उसका भी हम इंश्योरेंस कराएंगे भाड़ा लेने के लिए, भाड़े की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से 3 तरह का होता है ये। ठीक है, 3 तरह का होता है। एक जहाज का इंश्योरेंस कराया जाता है, कार्गो का और भाड़े का। बाकी सारी चीजें जैसे अग्नि बीमा में जो जो चीजें लागू होती थी वो सारी लागू होंगी यहाँ पर। बस निकटतम कारण में क्या होगा? निकटतम कारण होना चाहिए समुद्र से संबंधित लॉसेस, खतरे। कारण क्या होगा? जब हम सी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से सामान ले जाते हैं और पानी घुस जाना या बर्बाद हो जाना या सामान नष्ट हो जाना या जहाज में होल हो जाना या फिर भाड़ा ना मिल पाना, इन सब चीजों के लिए अगर समुद्र से संबंधित कोई दुर्घटना का कारण है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा देगी, नहीं तो नहीं देगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने बेसिक बेसिक चीजें आज ये पढ़ी हैं। तार विभाग जो, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा देगी, नहीं तो नहीं देगी। था वो क्या था? वो था कि चौथी जो सर्विस होती है वो क्या होती है जो आपको पढ़नी है? वो होती है डाक और टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, डाक और टेलीकॉम सर्विसेज आप सब जानते हो बेटा। आज का युग क्या है? कम्युनिकेशन, संचार, आईटी का है। हम कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर दें, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को पहुंचा दिया जाए जल्द से जल्द, इसका युग है। तो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए पोस्ट विभाग, डाक तार विभाग का यूज किया जाता था। मतलब एक इंफॉर्मेशन, सूचना पहुंचाने में करीब बहुत अच्छा खासा दिन लग जाता था। ठीक है, जैसे पत्राचार के माध्यम से लेटर हम लोग लिखते थे, तार करते थे,
टेलीफोन भी, लैंडलाइन फोन भी यूज हुआ करता था। फिर हम लोग पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट, नॉर्मल डाक यूज करते थे, फिर पार्सल करने लगे, फिर अभी स्पीड पोस्ट बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। तो ये सब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का ये बहुत ही पुराना तरीका था, जो आज भी यूज हो रहा है, लेकिन उतना नहीं अब, क्योंकि अब मेल आ गया है, अब इंटरनेट का जमाना है, अब वेबसाइट्स का जमाना है, अब कह सकते हो कि सैटेलाइट का जमाना है, अब स्पेस का जमाना है। तो अब टेलीकॉम सर्विस का युग आ गया है। तो टेलीकॉम सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? जिसमें इंटरनेट का यूज किया जाता है, ईमेल के जरिए बनाए जाते हैं, और जिसमें मोबाइल सर्विसेज आती हैं, बहुत सारी डीटीएच सर्विसेज आती हैं, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज आती हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज आती हैं, वीएसएटी जिसमें कि एंटीना, डिश एंटीना के माध्यम से सिग्नल को लेकर के सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। आपको बेटा इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है। आपको साइंस नहीं बताना कि कैसे ये वर्क करता है। आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि कौन कौन सा टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं जिसका यूज किया जा रहा है आजकल सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए डिजिटल फॉर्म में। ये जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, तुम्हें सोचो जरा, मैं पढ़ा रही हूँ कहाँ? एक स्टूडियो में, किसी शहर के किसी एक स्टूडियो में, किसी देश के एक कोने में मैं हूं, और किसी आप ही मेरे देश के किसी एक कोने में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं बोल रही हूं और आप मुझे देख रहे हो, और आप मुझे सुन रहे हो, मुझे समझ रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? ये इसमें किसका रोल है? ये इंफॉर्मेशन कैसे एक स्प्रेड हो रही है? वीडियो कैसे जा रहा है? कैसे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं? सोचो जरा, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये सब पॉसिबल हुआ है बेटा इस तरह से, ये जो सेवाएं है ना, वीएसएटी सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज, सिग्नल्स लेती हैं, एंटीना से कवर करती हैं, यहाँ से कैप्चर करती हैं, आपके टावर तक जाती हैं और आप तक सिग्नल पहुंचाती हैं। तो ये जो आईटी सेक्टर है ना हमारा, उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। ये जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिग्नल, डाटा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम आप एक दूसरे से जुड़ करके ऑनलाइन तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वीडियोस, पिक्चर, साउंड चीजें आप तक पहुंच पा रही हैं। ठीक है, तो इसे टेलीकॉम सर्विसेज के माध्यम से ये पॉसिबल हुआ है। घर पर बैठ करके आप टीवी चैनल्स को बदलते हो रिमोट से, डिश एंटीना से आपके सिग्नल्स आते हैं, टीवी चैनल्स से उनके एंटीना को जोड़ करके सिग्नल कन्वर्ट किए जाते हैं, आपके सेट टॉप बॉक्स में आता है वो सारी चीजें, और उसके बाद फिर सिग्नल आता है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक है, आईटी है। ये जो साइंस के बच्चे होंगे, जिनका साइंस में इंटरेस्ट होगा, ये फिजिक्स में जो बच्चे होंगे, वो बच्चे बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे, देख, जानते हो हमारी जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी पे इतनी, उसके चारों तरफ इतनी सैटेलाइट लगाई गई है जो घूमती रहती है, घूमती रहती है चारों तरफ पृथ्वी के, और सिग्नल्स लेती रहती है, कैप्चर करती रहती है चीजों को, और हम तक इंफॉर्मेशंस को पहुंचाती रहती है, हर एक कोने तक देश के। ये जो सैटेलाइट, एंटीना, सिग्नल, डिजिटल टेक्निक्स, इनके माध्यम से ये सब पॉसिबल है। हम स्पेस पे जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे जाने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आईटी है, आईटी का जमाना है। इस वजह से सूचनाएं, अब एक फोन करते हो और तुरंत एक फोन पे, जहां तुम बैठे हुए हो अपने घर पर, और दूर दराज पे, विदेशों पे भी तुम्हारे फोन से तुम्हारी आवाजें दूसरे को सुनाई दे रही है विद इन सेकेंड्स। टेक्निक का खेल है बेटा। टेक्निक में जो आपके मोबाइल में जो तरंगे आती हैं, वेव्स निकलती हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, और कन्वर्ट करके मोबाइल टावर से जोड़ा जाता है सिग्नल को, और फिर आप दूसरे मोबाइल टावर से कनेक्ट करके फिर वो सिग्नल कन्वर्ट करके आपके आता है। और तुरंत इसमें कितना टाइम लगता है जानते हो? 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। इस वजह से आप चीजों को सुन पाते हो और देख पाते हो। तो इतना जाना, डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये नोट करना है कि ये चीजें होती हैं इन टेलीकॉम में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, चलो, यानी